नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग होगी। पहले 4 फेज की वोटिंग 19 अप्रैल तो वहीं आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। 4 जून को ही पता चलेगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहेगी या कांग्रेस एक दशक के बाद सत्ता में वापसी करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव से जुड़े 3 चुनौतियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मनी मसल और मिस इन्फॉर्मेशन चुनौती है, पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और एनडीए इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण राज्यों के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के अलावा जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करके लिखा है कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी और हाथ इस चुनाव में हालात बदलेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सवाल उठता है कि चुनाव से पहले कौन दल कितना तैयार है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी या विपक्ष सत्ता में वापसी करेगा। अब की बार 400 पार का नारा किसकी झोली में जा गिरेगा, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। एक छोटा सा आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें तमाम जो राजनीतिक आज उथल पुथल रहा है, जो रिएक्शंस आए हैं वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको अपने मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ डिबेट में तमाम मेहमान होंगे, आपको मिलवा देते हैं और जल्दी से आपको बता दें कि हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के होंगे, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक होंगे, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंशुमान शैल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले चलेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अंशुमान शैल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जैसे ही अनाउंसमेंट डेट्स की हुई इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, वो उन्होंने कहा है कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने देश के लिए काम किया है और उसी पर वोट मांगेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या उस पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी? आवाज आ रही है आपको? जी अंशुमान जी जवाब। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 सालों में हमारे पास वो है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी भी मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास भी चलते हैं, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि आने वाले चुनाव में हाथ जो है, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह हालात कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए बदल देगा। शुभेंदु शेखर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी तारीखों का, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कह दी है कि भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन के पास और हमारे पास काम का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कपिश जी? देश का अभिवादन। लेकिन लोकतंत्र के इस मिशन में जनता को संदेह है कि आखिर देश में ईवीएम होने के बावजूद इस देश को 47 दिनों तक चुनाव में क्यों रखा जा रहा है। इस देश में 2018-2019 में आरटीआई है कि 19 लाख ईवीएम मिसिंग है और कर्नाटका हाई कोर्ट में ये मामला अभी विचाराधीन है। जैसे जानना चाहते हैं कि गर्मी में तमाम राजनीतिक दल फेज नंबर 1 यानी कि 19 अप्रैल से लेकर के और 8 जून तक
कैसे अभिरक्षा करेंगे? क्योंकि जो राजभर साहब हैं, ओम प्रकाश राजभर साहब, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बनारस में उन्होंने 3 ट्रक ईवीएम बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को पकड़ लिया था, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें हैं इफ एंड बट। साथ ही साथ देश की जनता इस बात का भी संशय करती है कि आखिर इलेक्शनल कमिश्नर की मुख्य न्यायमूर्ति को क्यों हटाया गया, और जब कैबिनेट मिनिस्टर एक और प्रधानमंत्री जी और एक नेता प्रतिपक्ष यानी कि दो, एक हमेशा आपकी तरफ रहेगा, आप 10 मैन की नियुक्ति करेंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर पे ये देश कैसे विश्वास करे, ये देश की जनता पूछी। और इन सब चीजों का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से जरूर लीजिएगा कि 19 लाख ईवीएम जो 18-19 में मिसिंग है, उसको अभी तक ये बरामद क्यों नहीं कर पाए, या उसकी जवाबदेही क्यों नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में लगा पाए। दूसरी चीज अब मैं कहता हूँ, इन्होंने अब देश का पतन कर दिया, बेरोजगारी में देश नंबर 1 पे है। मोदी जी का जन्मोत्सव पूरा देश बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाता है। 105 लाख करोड़ का केवल 9 वर्ष में इनके द्वारा कर्जा लिया गया है, जिसका 6 लाख करोड़ रुपया जो है वो ब्याज भरना पड़ रहा है, जिसके लिए हर वर्ष 20-22 सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है चंद पूंजीपतियों के हाथ में। तो देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता ये भी जानना चाहती है अगर मोदी जी से कि आपकी तो गारंटी भ्रष्टाचार मिटाने की थी, तो आपने 1000 का जो नोटबंदी में नोट बंद किया था, फिर 2000 का क्यों लाया? फिर आपने जो इलेक्शन के चुनाव में सुधार करने पे उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक पीठ ने अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें कि 6000 करोड़ रुपए आपको चंदा प्राप्त हुआ, जिसमें से कि केवल 3 कंपनियों से आपको 2500 करोड़ का चंदा प्राप्त हुआ, जिसमें से कि 500 करोड़ रुपया कोविशील्ड से प्राप्त हुआ। तो ये बताइए, जो कंपनी जान बचा रही थी वो आपको क्यों 500 करोड़ रुपया चंदा में दे रही थी? आखिर आपने चंदे देने वाली कंपनियों का ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। निरंजन पोद्दार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निरंजन जी, पूरे चुनाव को और साथ ही जिस तरीके से आज 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया गया, इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी एज अ विश्लेषक? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से आज जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से और बहुत विवरण से उन्होंने सबके सब पूरे देश के सामने रखा, और जिस तरीके से उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया है इसको 7 चरणों में विभाजित किया, और उसके अंदर मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बोला नहीं हो। और मैंने अपने जीवन काल के अंदर सबसे लंबी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी, जिसके अंदर उन्होंने ईवीएम पे भी बोला, सवाल उठाने वालों पे बोला, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के विषय में बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी इच्छा, हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक एक व्यक्ति चुनाव अपना वोट डालने बूथ तक जाए। लेकिन देखिए उसके बाद में भी बहुत सारे प्रश्न, क्यों, जिस तरीके से कहा जाता है कि फलानी चीज क्यों क्यों क्यों, तो क्यों का तो आज तक कोई जवाब बना नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखिए चुनावों के अंदर या लड़ाई के अंदर 2 प्रकार की लड़ाई होती है। एक होती है तैयारी की लड़ाई और एक होती है अय्यारी की लड़ाई, यानी कि झूठ पाखट और फरेब की लड़ाई। तो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय राजनीति के अंदर हमें जो देखने में आ रहा है वो यही देखने में आ रहा है कि एक तरफ चुनाव की तैयारी की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अय्यारी की लड़ाई चल रही है। अब उसके अंदर ये जनता को तय करना है। लेकिन अब समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि जब जनता तय करती है, जनादेश आ जाता है, उसके बाद में भी क्यों आ जाता है कि फला चीज क्यों, ढिमका चीज क्यों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय तो फिर किसी एक व्यक्ति जो क्यों बोलने वाला उसी के हाथ में दे दिया जाए कि भाई आप ही खुदा हैं, आप ही सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रियंका जी, जबकि चुनावों के अंदर जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। रखिएगा, पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि उनके पास एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे देश के लिए, लोगों के लिए काम करने का, लेकिन विपक्षियों के पास, खासकर कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन के साथ, उनके साथ भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आप लोग वोट मांगने जाएंगे?
हाँ, देखिए, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है प्रीति, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री के पास ट्रैक रिकॉर्ड है झूठे वादों का, जुमलों का। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों में जो भी उनके वादे थे, एक वादा वो अगर पूरा कर पाए तो उस पे वो बोले। प्रधानमंत्री जी वादों के नाम पे 2 करोड़ हर साल नौकरी, पेट्रोल डीजल की कीमत 50 के नीचे, डॉलर 40 पे, ये जो तमाम वादे थे, उन वादों पे क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए हैं, आज उनको उस पे जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड किस चीज का होता है? भाई, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसने कुछ प्रॉमिसेस करी थी। हम उसी प्रॉमिस पे अगले चुनाव में गए थे। हमें एक बार जनादेश मिला, दूसरी बार हम हारे। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करे 10 सालों में? आज उनके पास सच्चाई ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई खुलने बाद प्रधानमंत्री जी आज पूरी तरीके से पूरे देश भर में एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। वहीं हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, हम 5 गारंटी पे, हमने युवाओं को गारंटी दी है 30 लाख नौकरी की है। हमने युवाओं को गारंटी दी है कि सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना को बंद पीयूष पंत करेंगे। जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। तमाम बड़े मुद्दे जिसमें से सीएए, एनआरसी, राम मंदिर, धारा 370 और अब कई बड़े ऐसी चीजें भी हैं जो स्ट्रीमलाइन है। क्या ये वो बड़े मुद्दे रहेंगे जिस बार इस बार की जनता वोट करने जा रही हो? और यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास ये देखिए 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या कुछ नहीं किया हमने देश में। जल्दी से सर रिएक्शन। देखिए प्रीति जी, ये जनता मुद्दे तो आपने जो बताया, जिनकी बात करी आपने, 370 हो या सीए हो या ये बहुत सी चीज़ें जो है सरकार ने अपने तरफ से करके उनको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी है। लेकिन जनता जो वाकई क्या महसूस कर रही है वही मुद्दे बन पाएंगे जो जनता तक पहुंच पाएंगे। और वो निश्चित रूप से बेरोजगारी है, निश्चित रूप से जो है कि महंगाई है, निश्चित रूप से जो है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से क्षरण हुआ है वो है, लोगों को जो चीज़ें मैसर नहीं हो रही हैं वो है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, रोजी रोटी का सवाल है उनको। ये सब मुद्दे हैं जो तय होंगे, जनता के बीच के मुद्दे हैं, जनता यही इन्हीं पे तय करेगी। क्योंकि देखिए 10 साल जो सरकार चली है, 10 साल उसका एक आकलन जनता करेगी। और लगातार जो है जनता को जो है चीज़ें नहीं मिली है, पर कैपिटा इनकम लगातार घटी है, लोगों की आमदनी में कमी आई है, कुछ लोगों की आमदनी बढ़ी है, बाकी लोगों की आमदनी घटी है। और इसी तरह से रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं, औद्योगिकरण नहीं बढ़ा है। आप देखिए जो है कि जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं जो है 6 और 7 के बीच में अटकी पड़ी है वो। और तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिनको लेके जनता जो महसूस कर रही है। अब तो भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है लगातार, जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए हैं अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि वो कुछ उसके जो है संदेश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेल दिया गया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन की तरफ ले जाया गया था। क्योंकि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बहुत ही आपत्ति थी, इलेक्शन कमीशन ने भी आपत्ति करी थी, आरबीआई ने भी आपत्ति करी थी, उसके बावजूद उनको जो है और उसमें सीक्रेसी जो रखी गई, वो तमाम चीज़ें अब दिखा रही हैं कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इस देश में लाने की कोशिश की गई है। वो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और भ्रष्टाचार देखिए उतना मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मोदी जी हों, उनकी पार्टी ने जिस तरह से दूसरे, भले ही उनके यहाँ भ्रष्टाचार न उतना अभी एक्सपोज हुआ हो, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी हैं उनको जो उन्होंने अपने यहाँ शामिल करके, वो जो संदेश उसमें क्या जाएगा कि आप जो है भ्रष्टाचार की तो बात करते हो लेकिन भ्रष्टाचारियों को आप पनाह दे रहे हो अपनी पार्टी में, तो इसका मतलब क्या है? तो जनता को ये संदेश जाता है। और तो देखिए प्रीति जी, एक बात और है कि भ्रष्टाचार हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन वो बन नहीं पाता है इलेक्शन में, हमेशा वो तीसरे चौथे नंबर का रहता है मुद्दा। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हो जाता है। और इसीलिए सभी सरकारें जो है वो भ्रष्टाचार, जब भी पार्टी आती है तो भ्रष्टाचार करती हैं, जब विपक्ष में होती हैं तो भ्रष्टाचार की तरफ जो है कि वो सवाल उठाने लगती है।
ये हमने ठीक देखा है भारतीय शुभेंदु राजनीति जी, का शुभेंदु character जी, हो गया। शुभेंदु जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, अभी अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका भी रिएक्शन आ गया जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास हाथ है और इस बार हाथ हमारा हालात बदल देगा कांग्रेस पार्टी और साथ ही देश का। क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है शुभेंदु शेखर जी, बताइए। हाँ जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी पीयूष पंत जी बोल रहे थे, हमको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। वो एक ही एंगल से देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, देश को, कोई दूसरा एंगल को वो को देख ही नहीं पा रहे हैं। कई चैनल्स पे कई सालों से मैं डिबेट कर रहा हूँ, पर उनका देखने का नजरिया एक है। मेरे को लगता है यदि दो तीन पॉइंट पीयूष पंत जी ने कहे, हमारे बड़े माननीय हैं, बहुत पुराने लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम से लेके, तो मैं आपको बता दूं जीडीपी 1.8 ट्रिलियन थी, अभी 3.7 ट्रिलियन है, और पर कैपिटा जीडीपी 78,000 थी, अभी 115,000 है, मतलब 1,15,000 है। तो हर चीजों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को लग रहा है कि लगातार मैं टीवी चैनल्स पे हूँ कि ये इतना लंबा क्यों दिया गया, इनको थोड़ा सा ये छोटे में चुनाव करना चाहिए, तो बहुत सारी दिक्कतें। मैं और पीयूष पंत जी ने एक बात और कही है अभी मेरे सामने कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बोल रहे थे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली हमारे गृह मंत्री जी ने भी 3 दिन पहले जवाब दिया है कि हमको 6,000 करोड़ मिला है और विपक्ष को 14,000 करोड़ मिला है। तो जवाब तो इंडिया गठबंधन को भी देना चाहिए। हाँ, पहले पीयूष जी, आप तो बहुत पुराना राजनीतिक विश्लेषक हो, पहले सूटकेस में पैसा जाता था, अब कम से कम एक नंबर में बैंकों के माध्यम से टीवी चैनल्स को दिखाते हुए कि ये पैसा है, आप रिकॉर्ड भी मांग सकते हो सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए हमको कोई कहीं कंफ्यूजन नाजिम नहीं खान है, जी बहुत देर कहीं से कोई हमारे साथ करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। ठीक है, छोटा सा तो रिएक्शन है वो नाजिम खान सामने। जी से भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। नाजिम खान जी, आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 7 चरणों में मतदान होगा। हाँ, प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से हमारे सीईसी के द्वारा जो भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो घोषणा करी गई है 7 चरण में करी गई है, बड़ा लंबा टाइम है इसके अंदर 7 चरण के चुनाव के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में इन्होंने बताया कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि 6,000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मिले हैं और बाकी 14,000 विपक्ष को मिले। तो सबसे पहले देखिए भारत के अंदर जो अहम मुद्दे जो है, जो ये भाजपा कहती है कि हम 400 पार लेकर आए। देखिए आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। लेकिन इसके लिए इनको बहुत सारी प्रक्रियाओं से आगे गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के जो इनका आंकड़ा है वो देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था इन्होंने। अब इनका 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, तो वो ये नहीं कर पाए। और देखिए भारत के अंदर अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी देने का भी वादा किया था, शायद स्मार्ट सिटी पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो उसके साथ प्रीति जी देखिए बार बार जो बात आती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि देखिए महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो बहन ठीक है। बेटियां महिला वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो भारत के अंदर इस वक्त हर ठीक है, महिला बहुत चाहती ही है कि महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दे मिले। हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, इंडिया का सवाल फौरन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस जाएंगे डिबेट में। तमाम मेहमान जल्दी से हमारे साथ। नाजिम जी, सबसे पहले 10 सेकंड आप और लीजिए, आपको बहुत कम समय मिला है, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद वापस हम डिबेट में आएंगे। हाँ, प्रीति जी देखिए मैंने कहा कि इस वक्त देश के अंदर जो अहम मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, युवाओं के लिए रोजगार का, कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर यही चर्चा का विषय बना रहेगा। लेकिन जब बात आती है, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपने कहा था कि देखिए ये कहा था कि राम मंदिर वाला मुद्दा, सीए वाला कहा था, तो जहां तक मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं ठीक है। राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी से। आपने तभी यही कहा था, अभी भी आप कह रहे हैं, इस पे कितनी सच्चाई है और क्या भारतीय जनता पार्टी इस वाले आप जिस मुद्दे को छेड़ रहे हैं उस पर क्या सोचती है? जल्दी से रिएक्शन उसका पीयूष पंत जी बताइए। बात कर रहा हूँ जो हमने 2019 में संकल्प पत्र था, हमारा मैनिफेस्टो था, जो बात कही थी वो करी है।
हमने जब कहा था कि धारा 370 हटाएंगे तो हटा दिया। हमने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए काम करेंगे तो हमने किया। हमने कहा था सीएए हटा देंगे तो हमने हटा दिया। तो इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही प्रीति जी, इन्होंने कह रहा हूँ प्रीति जी, इन्होंने कहा सीएए हटाने की बात ये कह रहे हैं, आपके ऑन स्क्रीन चैनल पे ये कह रहे हैं सीएए हटाने की बात, जबकि सीएए सीए पर बात लगाने कर के रहे सीए हैं। लगाने नहीं, अमेंडमेंट आपने सीए आपने सीएए हटाने की अरे बात हमारे करी। नाजिम साहब हमारी बातों को वो मत करिए। सीए एप्लीकेबल करेंगे इसको ऐसा समझिए, शब्दों को बस ध्यान ना रखिए। सीए विषय पर नहीं हम नहीं बहुत सर, क्लैरिटी बिल्कुल हैं। शब्दों का ही खेल होता है सर सारा। हाँ, धारा शब्दों का ही खेल 370 होता है। हटाने की बात करी थी, राम मंदिर बनाने की बात कही है, सीए लगाने की आवश्यकता को हमने कहा था और हमने लगाया भी, और हम उसके ऊपर कायम भी हैं। कोई भी बात को लेके यदि कोई टंग कहीं स्लिप कर जाती है तो उसकी भाव पे जाइए, हटाने की बात कभी नहीं कही थी। पीयूष पंत जी, चलिए कपीश जी हाथ उठा रहे, जल्दी से रिएक्शन उसके बाद देखिए। पीयूष जी। पहले कपीश जी सर, जल्दी से कपीश जी बोलिए, उसके बाद पीयूष पंत जी। समाजवादी पार्टी अनम्यूट तो कर लीजिए कपीश जी, बस हाथ उठा के मौका मिल जाता है लेकिन आप लोग अनम्यूट भी नहीं करते हैं। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही हो। हमने म्यूट नहीं कर रखा है। हाँ हमने बोलिए। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, हमने बनवा दिया। यानी कि देश की सुप्रीम कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह राम मंदिर ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और वो उन प्लेंटिफों के वाद पर आदेश आया और उनको इन्होंने बुलाया ही नहीं राम मंदिर के इनॉग्रेशन में। न स्वामी चक्रपाणी महाराज आए, न धर्मदास जी महाराज आए, वो आपके सामने है, न चारों शंकराचार्य, लेकिन इन्होंने लूट लिया कि राम मंदिर हमने बनवाया। तब तो कह दो कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम मान लेंगे। अरे भाई, हमें क्या दिक्कत पड़ी हुई है? वचनम किम दरिद्रम मित्र, वचनम किम दरिद्रम। दूसरा, अनुच्छेद 370 हटाने की बात आप कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, जरा अनुच्छेद 370 हटा करके दिखाओ, कश्मीर निकल जाएगा आपके देश से। कहिए कि 370 3 हटाएंगे और धारा नहीं, अनुच्छेद। और आपने 35A आदेश हटाया है जो उसमें जोड़ा गया था। अच्छा पीयूष पंत जी पहले रिएक्शन दे दे, फिर निरंजन पोद्दार बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से जवाब देना चाहता है निरंजन जी। थोड़ा सा मुस्कुराहट रोक लीजिए। पीयूष पंत जी रिएक्शन जल्दी से। इससे भारत के नागरिकों पीयूष को पंत जी क्या वरिष्ठ मिलेगा? पत्रकार, सर थोड़ा सबको मौका दे। 5 गेस्ट हैं सर, कपीश 5 गेस्ट हैं, 5 सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, वरना आप लोग में से फिर आप कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिलता, हम आएंगे नहीं। पीयूष पंत जी बोलिए सर। नहीं, देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखी चीज़ें उनको पूरा करने की कोशिश करी और पूरा भी किया है। वो चाहे राम मंदिर हो, भले ही आधा अधूरा बना के उसका जो है कि प्रतिष्ठा कर दी गई हो, वो दूसरा मुद्दा है। ये ऐसा करते रहते हैं। पार्लियामेंट का एक विंग का था तो उसका कर दिया था, फिर जब वोट लेना हो तो फिर दूसरे का कर दिया था। खैर वो दूसरी बात है। 370 का भी इन्होंने किया, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये इतने महत्वपूर्ण जो जनता को उद्वेलित कर रहे हैं? नहीं, ये वो मुद्दे नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया। मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, देखिए मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा ये है, मुद्दा ये है किसानों की जो आपने आय दुगनी करने की बात कही थी उसका है, वो मुद्दा है आपका। अब देखिए रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार तो वहीं का वहीं है, कहीं उसका नया क्रिएशन नहीं हो रहा। उल्टे रोजगार के अवसर जो थे भी क्रिएट किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जो कार्यक्रमों के तहत, उनमें जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना 31 मार्च 2024 से इसको आगे बढ़ाने की बात थी, उसको अभी जो पिछला इसका आवंटित जो मनी रही है वो भी जो है कि 2020 में शुरू की गई थी, और वो जो आधे से ज्यादा आवंटित राशि खर्च ही नहीं करी सरकार ने। दूसरा आप देखिए 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका सिर्फ 22% ही रोजगार वो योजना दिला पाई है। तो हकीकत में ये हो रहा है कि ठीक है, बड़ी बड़ी योजनाएं ये डिक्लेयर इन्होंने करी हैं, लेकिन उसका भूमिगत जो है, भूमि में जो है उसका जो है 22% तो किया, जो परिणाम नहीं मिल रहा है। अब 22% ही किया आपने, इसी पे आप खुश हैं? से क्या फिर ये दावा क्यों है? ये दावा क्यों करते हैं आप? निरंजन जी, निरंजन पोद्दार, वही मैं कह रहा हूँ, आप तो 10% में भी खुश हो जाएंगे, हमने 10 तो किया।
अरे भाई भाई, ये कोई बात थोड़ी हुई, बात- आप तो दावा बात- 100% का करते हैं। स्किल डेवलपमेंट से आदमी को मैं सबल बोलूं? बनाया गया है। पीयूष जी, आप निरंजन हमारे बड़े पोद्दार। वो हो। मैं बोलूं? एक बार निरंजन बोलिए, पोद्दार बोलिए। को मौका देते हैं, उसके बाद फिर मैं आऊंगी शुभेंदु जी। बस 1 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड का मौका देते हैं। शुभेंदु जी जल्दी से, बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं बोलूं? बोलिए बोलिए निरंजन पोद्दार जी, आप ही का नाम है, कितनी बार बोलूं मैं? देखिए प्रीति जी, अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं राम मंदिर की, तो मुझे एक बात बताइए, 22 जनवरी का दिन किसने नहीं देखा? अब ये कभी आधे अधूरे मंदिर की बात करते हैं, कभी शंकराचार्य की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अरे 22 जनवरी का दिन पूरे देश के अंदर गांव गली मोहल्ले शहर हर जगह किसने नहीं देखा? मुझे एक बात बताइए, जनता का उत्साह नजर नहीं आ रहा था? और हम कहा जाता है ना कि आवाज़े खलक खुदा नगाड़ा है खुदा, ये बीच में बोलना चालू कर दिया। अब इन्होंने डिबेट डिरेल करनी है, अब इन्होंने डिबेट डिरेल करनी है। प्रीति जी, अब अगर आप कंट्रोल कर सके तो आप इस डिबेट को बचा लीजिए। मैं तो एक ही बात कह जी रहा थोड़ा हूँ। बोलने नहीं दीजिए, नहीं, अब ये समझ लीजिए, ये जैसे कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गई, अब ये डिबेट हैक हो गई आपके मान के चलिए। काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी मैं। इनका स्विच ऑन हो गया, ये सुन नहीं पाएंगे अभी। कपीश श्रीवास्तव प्लीज, मैं काउंटर सुनना करने बड़ा का कठिन है पूरा इनके मौका लिए। दूंगी, काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। थोड़ी हाँ, देर के 10 सेकंड खाली सुन नहीं लीजिए ना प्लीज, 10 सेकंड, तभी तो आप भी काउंटर कर पाएंगे। शुभेंदु जी के भी, शुभेंदु जी को भी आप सुनेंगे तभी तो आप उनको भी काउंटर कर पाएंगे। ये उनके लिए भी है, वो भी सुनेंगे तभी काउंटर कर पाएंगे। जल्दी से निरंजन पोद्दार जी। तो आवाज़े खलक नगाड़ा है खुदा। आज जिस तरीके से जनता ने 22 जनवरी का आपने देखा उत्साह किस तरीके से पूरे देश के अंदर मनाया, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी वही घिसी पिटी बातें, शंकराचार्य जी नहीं आए, फलाना नहीं आए। और रही बात जिस तरीके से मुद्दा आज बेरोजगारी का, महंगाई का, नारी सम्मान का, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा लेके गए हैं प्रीति जी। लेकिन हमारे यहाँ प्रजातंत्र के अंदर क्या कहा जाता है कि किसी मुद्दे के ऊपर एक बार जनादेश आ जाता है तो वो मुद्दा महत्वहीन माना जाता है, यानी कि उस मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा उसको महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आज कोई इस चीज को तैयार नहीं। अभी आपने देखा होगा, जुमा 3 महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उसके अंदर ये विपक्ष सारे के सारे यही तो मुद्दा लेके गया था, लेकिन जनता ने तो अस्वीकार कर दिया। जनता ने तो कहा कि नहीं, हम बेरोजगारी और महंगाई और ये तमाम इन मुद्दों के ऊपर वोट नहीं देंगे। उन्होंने तो आज भी सरकार के ऊपर भरोसा जताया। जिस सरकार के ऊपर भरोसा जताया, वो जो सरकार की ये इतनी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है, दोहरे मापदंड। हर चीज के अंदर, कोई भी चीज के अंदर जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दोहरे मापदंड है। अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे वही चीज है कि 1465 करोड़ रुपए लेकर के हमने खा लिए, तो वो तो ठीक है, वो तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के पास 6000 करोड़ चले गए तो वो घोटाले के, तो ये दोहरा मापदंड हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोहरा मापदंड, जहां चुनाव हम जीत गए वहां तो ईवीएम ठीक है, और उसके अंदर भी कभी कहेंगे कि हमारे को 10 लाख वोट फालतू मिला, कभी बोलेंगे ईवीएम में सेटिंग थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कम से कम एक रास्ता, आपको अपनी नीति और नियत आपको जनता के सामने रखेंगे, तब जनता को भरोसा उत्पन्न हो पाएगा। समाचार का जवाब दे दीजिए। शुभेंदु शेखर जी जल्दी से, शुभेंदु शेखर जी उसके बाद नाजिम। देखिए अरे भैया कपीश जी, पता नहीं काहे के लिए गुस्सा रहते हो। लखनऊ में तब भी अभी ठंडक है, गर्मी नहीं आई है। नरेंद्र मोदी सरकार इसे बरामद क्यों नहीं करवाई? आज तक कर्नाटक हाईकोर्ट में आपने जवाब क्यों नहीं लगाया, ये बताइए। अरे अभी मैंने कपीश जी जवाब दिया। अच्छा सुन तो लीजिए, जवाब अच्छा शुभेंदु कपीश जी, शुभेंदु शेखर कपीश जी देखो भाई, समझो, हम तो मानते हैं कि आज से पहले जब तक ये बॉन्ड नहीं आए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आप लोग सूटकेस से पैसा लेते थे, कुछ अपने पास रखते थे, कुछ पार्टी में जमा करते थे। अब जब से बॉन्ड आ गया, अरे सुनिए तो अरे भैया मैंने तो आपको प्रश्न जो पूछा है उसका जवाब दे रहा हूँ। कपीश जी, आपका प्रश्न अभी तक समझ में, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ। हमको कुछ 6000 करोड़ रुपए मिले हैं, हम मानते हैं। हमने कहा मना किया कि नहीं मिले? हमारे 330 सांसद हैं, आपके तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के, तब यह पैसा कहाँ से आया? और आप सब लोगों को जोड़ दें जितना भी फिगर, भाई सीधा बोल रहा हूँ यार, आप सीधा तरीके से समझ में नहीं आता कपीश जी। मैं ये कह रहा हूँ 14,000 करोड़ रुपए आप लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है।
अदानी ग्रुप ने 15 करोड़ रुपया ऐसी पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे पैसा मिला है जिनका एक भी विधायक नहीं है। भैया मैं तो वही, अरे कपिल जी जवाब दे दो मेरे को कि इंडिया गठबंधन में जिसमें आप हो उसमें 14,000 करोड़ रुपए आपको मिला है या नहीं मिला है? सवाल आप कैसे कर रहे हैं? कपिल जी आप ही से तो कह रहा हूं मैं, जवाब दो। 14,000 करोड़ रुपए आपने लिया या नहीं लिया? और अब की बार क्या सौंपा? हो गया तो शाम को दिक्कत आ गई, निर्वाचन की 68% पड़ा है, वो अब दिन 76% कैसे कर गया? उसके अगले दिन वो 76% कैसे हो गया? मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। अब जवाब तो ले लीजिए आपने। अरे रुक जाइए कपिल जी, आप खाली सवाल पूछिए, जवाब आप ले नहीं सकते। कोई जवाब दे तो आप सुनेंगे नहीं। नहीं ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा कपिल जी। आपने इतने सवाल पूछे, नहीं जवाब जवाब जवाब। एक सेकंड सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हैं। कपिल जी देखो, आपके साथ मैं कई बार डिबेट में बैठता हूं और आपके प्रश्नों का उठ के जवाब भी देता हूं। आप पुराने प्रवक्ता हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस टोटल पैसे को अभी तक आप लोग सूटकेस के थ्रू लिया करते थे, और अब जो ये नया सिस्टम बना इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो 1 नंबर में जो करप्शन का 2 नंबर का पैसा था वो खत्म हो गया। अब चुनाव में 1 नंबर का पैसा आया, और आप समझिए 330 हमारी सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, उसमें हमको 6 करोड़ आया है। और आप इंडिया गठबंधन जिसमें आपके पास एक भी आदत खराब हो गई है आपकी आदत खराब हो गई है बीच में बोलने की। मैं जब आप संवैधानिक फिट ने कैसे कर दिया? सुनिए, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के विषय पर सपा ने भी तो पैसा लिया। मैं कह रहा हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए अगर है वो चले लो। अरे भैया लो, तुम्हारे लो बात क्या बात करो। मैंने कपिल जी मैं जो आपको बोल रहा हूँ सुनो तो पहले। जब सुनोगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न आपका देने का ये है, अरे मेरी बात तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बैठक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहा? सुनिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अरे भैया मेरी बात सुन लो। देखो इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करता है। सुनिए तो आप कपिल जी, इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करता। आप मेरी पूरी बात सुन लो फिर बोलना, जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद बोलना। मेरी बात जो कपिल जी सुन लो, मेरी बात समझ लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आप शांत रहोगे तो सुना। थोड़ा तेज बोलिए शुभेंदु शेखर जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी पैसा हमको मिला है हमने उसको एक्सेप्ट किया है, और ये कानून के तरीके से। अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध कहा है, क्या कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात को मैं नहीं काटना चाहता यहाँ बैठ के, परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि हमको 6 करोड़ अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी, अरे कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी भले ही अभी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, लेकिन आप लोगों के इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे होंगे? चलिए ये बता दीजिए। हमारे पास तो यही मुद्दे हैं पूजा जी। प्रीति नाम है मेरा, इतने देर से डिबेट में भाग ले रहे हैं आप, नाम तक नहीं पता, और बताइए काउंटर करिएगा आप। चलिए ठीक है, आपका नाम नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई जानकारी कम हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बेरोजगारी को क्या आप बता देंगे? ये मुद्दा नहीं है। महंगाई पिछले 9 दिन में कहे कि हम कम कर देंगे, क्या ये मुद्दा नहीं? आज जिस तरीके से पेपर लीक करा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से चंदा वसूल करके देश की सरकारें गिराए और बनाई हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जिन पर ये आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उनको पार्टी में लेकर के वास्तविक में बात कर देते हैं, उसका ये जवाब देंगे? क्या इस देश के अंदर IMF की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार ने लोगों में विदेशों से कर्जा लेकर अर्थव्यवस्था को 80% दिखा दिया है? तो क्या इनके पास जवाब है? क्या इनके पास जवाब है कि 15 साल छोड़ा, अनिश्चित छोड़ा, जो आरक्षण देता है पीडी को, पिछड़े और दलितों को, उन आरक्षणों को आप कैसे लागू करोगे जब आप देखिए इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो पब्लिक सेक्टर का? तो ये आप प्रभाव पड़ रहा है कि हर किलो के अनाज से ठीक है। आप जो गिना रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं इंडिया गठबंधन जो है फिलहाल ईवीएम पे फोकस कर रहा है। अब जमीनी जो मुद्दे उसकी बात तो करते हैं, लेकिन ले दे के फिर अब ईवीएम पे आ जाते हैं। पीयूष पंत जी, क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? आप पूरे साल, पूरे 5 साल, अच्छा रुक जाइए पीयूष पंत जी, क्या
इंडिया गठबंधन में अभी तक हम लोगों ने भी, आप खुद पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, वो जो एकता होनी चाहिए थी अभी तक शायद देश में किसी ने महसूस नहीं की होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बिना एकता के ये पूरी की पूरी पार्टी, चाहे को कांग्रेस हो, एक साथ इंडिया गठबंधन हो, क्या पार लगा पाएगी? 400 पार का नारा तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे रहे हैं, लेकिन कहने में और करके दिखाने में कितना अंतर होगा? भाजपा के लिए कह रहे हो? से देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो है कि जितनी विपक्षी दल हैं वो बहुत ही कमजोर हैं और ये एक उम्मीद जगी थी कि वाकई ये सीरियस हैं और वाकई जो है कि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है इनका जो है बिखराव होता गया है और आज भी ये बात सही है कि अभी एक उस तरह का एक जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो कमजोरी है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है उतनी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो राह है उतनी आसान नहीं है। दावा ये कर रहे हैं, दावा करना ठीक है, वो बात है, हर पार्टी करती है, खड़गे भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी और दलों से भी जो है एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है लगातार जो है। उसे पता है कि अकेले बूथे पर जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जितने आप वोट दूसरी पार्टियों की मिल सके अपने पक्ष में, इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है उनको अपने अलायंस के साथ एडजस्टमेंट करने में। तो इसमें कोई बात नहीं, चुनौती तो है, दोनों को ही चुनौती है। ठीक है, चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए है। नाजिम साहब हाथ उठा रहे, उसके बाद चुनौती क्या है निरंजन पोद्दार बताएंगे। नाजिम साहब। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पोद्दार जी ने ये कहा था कि रोजगार महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इन्होंने ऐसा बोला था। और देखिए सबसे पहले मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट है, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जो एक प्रभावित करता है इलेक्शन को। तो सपा का जो अलायंस है, गठबंधन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है, आरयूसी पार्टी है, 20 पार्टी, अगर उन पार्टियों के साथ अगर ये अलायंस कर ले तो इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन इनको मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रही। और मैं भाजपा के प्रवक्ता जो शुभेंदु भाई बैठे हुए, मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि इन्होंने पहली लिस्ट में जो 28 महिलाओं की लिस्ट जारी करी थी, हाँ सुन लीजिए शुभेंदु भाई से सुन लीजिए, आपने जो लिस्ट जारी करी थी, आपने 28 महिलाओं को लिस्ट के अंदर जगह दी थी, बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो गया था। लेकिन उस लिस्ट के अंदर कोई भी, ना तो सुमैया थी, ना कोई इकरा थी, ना कोई नगमा थी, ना कोई फातिमा थी। जबकि मुल्क के वजीर आजम हमेशा मुस्लिम बहन बेटियों को कहते हैं कि मैं इनका भाईजान हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको देखना पड़ेगा। आपने मुस्लिम बहनों को तो अपनाया, मुस्लिम बहनों के तो भाई तो बने, लेकिन आपने लिस्ट के अंदर मुस्लिम बहनों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को ना तो सपा हिस्सेदारी देनी चाहती है, ना भाजपा हिस्से देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है प्रीति जी। तो अगर मुस्लिम समाज को अगर साथ तो इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश के अंदर। शुभेंदु जी, सॉरी निरंजन पोद्दार जी। देखिए प्रीति जी निश्चित रूप से आज विपक्ष को कम से कम अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता, स्टूडियो में नहीं वो नाम बोल रहे हैं समझ में आता है, जो स्टूडियो में मौजूद है उनको भी नाम नहीं पता है। मैं तो प्रीति जी बोल रहा हूँ। तो आपने प्रीति जी नहीं बोला। निरंजन जी बोलिए, जवाब दीजिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि आज विपक्ष कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की समस्या से गुजर रहा है और आज भी वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं, यानी कि एक ही चीज से बार बार ठोकर खा रहा, हर चीज के अंदर नकारात्मकता ढूंढ रहा है। एक उदाहरण देता हूं, अभी 4 महीने पहले चुनाव के अंदर मैंने एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक अपील करी थी कि जनता, सारी की सारी जनता अपने घरों से निकले, 100% वोट करे और ठोक करके वोट करे और देश और प्रदेश को मजबूत बनाए, मजबूत सरकार बनाए। उसकी भी कुछ विपक्षी दलों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मेरी शिकायत कर दी गई कि भाई ये जो है ये आचार संहिता के अंदर एक पार्टी का प्रचार करे, जबकि मैंने किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला कि इसको वोट देना या उसको वोट देना। अब बताइए कितनी नकारात्मक मानसिकता होगी
कि अगर कोई आदमी ये कहता, अगर मैं आपके चैनल पे ये कहता हूं मेरे पास, मेरे साथ ना कोई लोगो है, ना कोई पार्टी है, ना किसी और पार्टी से बंधा हूं, फिर भी मैं अगर ये बात कहता हूं जो चुनाव आयोग ने कही कि आप अपने घरों से जरूर निकलना और अपने जिस दिन आपका चुनाव का दिन होगा उस दिन ठोक करके वोट करना, 100% वोट करना और इस देश के अंदर एक बहुत मजबूत सरकार बनाना। अच्छा, तो अब ये भी एक कई लोगों को सवाल, अप्रिय लगेगी। एक सवाल और भी आता है यहाँ पे शुभेंदु शेखर जी आपसे है कि भ्रष्टाचार और नॉन भ्रष्टाचार तमाम चीजें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में डैमेज भी कर सकता है, वो ईडी और सीबीआई का मुद्दा। वो भी इस पूरे के पूरे 5 साल के टेन्योर में बड़ा उछला है और लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कई सवाल है बार बार पूछे जाते रहे कि भाई ईडी और सीबीआई विपक्षी पार्टियों के पीछे ही क्यों। शुभेंदु जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर सकता है? बताइए। एक बात कह सकता हूं मैं, हाँ। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली में ईडी अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों को सबको जेल में बंद किया और अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट में भी केसेस चल रहे हैं, पर लगभग 26 कोर्ट ने 26 कोर्ट ने, कपिल जी जानते हैं, वकील भी हैं, कि बेल भी देने के लिए मना किया। कोई भी एक ऐसा केस बता दीजिए पूरे देश में जिसने ईडी ने किसी को पकड़ा और वो व्यक्ति कोर्ट गया और वहां से उसको बेल भी मिल रही हो, या सीबीआई का केस हो, बेल तक नहीं मिल रही। मतलब विपक्ष के अगेंस्ट में इतने मजबूत सबूत हैं कि उनको बेल नहीं मिल पा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई आपके ऊपर, जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगा है और केजरीवाल जी लगातार भाग रहे हैं और कल भी कोर्ट ने मना कर दिया उनको बेल देने में, आज भी 15,000 रुपए बेल देके उनको कहा है कि आप इनकी संबंध को जवाब दें। यही सवाल तो विपक्ष उठाता है कि आखिर जो प्रॉब्लम्स है, जो भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ विपक्ष में क्यों नजर आता है सर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं? आप हमको एक भी केस बताइए ना प्रीति चौहान जी, एक भी केस पूरे 10 सालों में बताइए कि इस डिपार्टमेंट के अंदर चोरी हुई, इसमें इस रेट पे दिया गया, इनको दिया गया। जैसे आप पहले ABCD जितने भी ना A to Z घोटाले सुनते थे, आज कहाँ देख रहे हैं? आज एक भी डिपार्टमेंट के अंदर। और अभी जो कपिल जी बात कह रहे थे कि इतना पैसा बाहर से ले आए, उधार लिया है, तो कपिल जी नोट कर लो, पहले 3 किलोमीटर रोड पर डे बनाते थे, अभी 90 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो पैसा ज्यादा लगेगा। पूछिए जल्दी से वकील है तो बोलेंगे। हाँ, सबसे पहले शुभेंदु भाई को मैं एक वकील एक बात जानकारी दे दूं कि जो ईडी कोर्ट है या सीबीआई की कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्टें होती हैं और स्पेशल एक्ट से चलती है। इसमें सबूत का भार क्या बेल मिलती है ना उस पे? मैं आपको चंद्रबाबू नायडू को भी बेल मिला ना, चंद्रबाबू नायडू जी को भी बेल मिला ना, आईपीसी के सेक्शन संजय राउत को बेल मिला। सुन तो लीजिए, खाली ले लीजिए, एज अधिवक्ता दे रहे तो भी एक और दिक्कत हो रही है। अधिवक्ता के रूप में क्यों? आप सामान्य रूप से बात करिए। अरे सुन तो लो, कहे आने नहीं दे रहे हैं बात। हाँ भैया, जवाब 302 हत्या के लिए लगता है और 304 तो है, 304 की दहेज हत्या के लिए लगता है, लेकिन दोनों पर एविडेंस का भार बदल जाता है। 302 में पुलिस को साबित करना होता है कि हत्या हुई है और 304 बी में ईडी के केस में आज तक क्या किसी को बेल नहीं मिली? हमने हत्या सीबीआई के नहीं की केस में है। बेल नहीं मिली, ये सब जगह बेल मिलती है। लग जाते हैं और नहीं मिलता है। ये साथी लोग हैं, कोर्ट में इनको बेल भी नहीं मिली। कानून बना, अब आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट भी हमारा हो गया। देश में 96% अच्छा सीबीआई और ईडी पीयूष पंत जी, क्या जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये एक मुद्दा ऐसा भी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए थोड़ा सा डैमेज कर सकता है? ठीक है, पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, ईडी और सीबीआई कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट है वो मात्र 5% है। अरे कोई और भी तो बोलेगा, रुक जाइए ना, इतने सारे मेहमान हैं, उनको भी तो मौका दीजिए, थोड़ा सा तो सभ्यता रखिए। नहीं, रुक जाइए पीयूष पंत जी। कौन सा मुद्दा आप कह रही? क्योंकि मेरा फोन कट गया था। कौन सा मुद्दा? ईडी सीबीआई। ईडी सीबीआई देखिए, निश्चित रूप से ये विपक्षी दल निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक हथियार है, वो तो इसका इस्तेमाल कर रही है, वो ये क्यों उठाएगी इसको? लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये उसको जब भ्रष्टाचार की बात उठेगी
तो निश्चित रूप से ये बात भी उठेगी और विपक्षी दल इसको उठाएंगे, क्योंकि वो उसके भुक्तभोगी हैं, प्रताड़ित किए हुए हैं वो। ठीक है, तो ये निरंजन मुद्दा पोद्दार जी, इस उठेगा। पे क्या कहेंगे? जल्दी से, छोटा सा उठेगा, समय नहीं है लेकिन- ज्यादा, छोटा सा कमेंट लेकिन लेंगे, ये छोटा सा प्रभावी कमेंट लेंगे, कितना समय नहीं है ज्यादा। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जो सत्ताएं होती हैं उनके हाथ में इनका कहीं ना कहीं इनका प्रभाव, इन एजेंसियों के ऊपर प्रभाव सत्ताओं का होता है। और ये आज से नहीं है, ये पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी हम 1970 से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या कब उत्पन्न होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर नकारते हैं, आप कोर्टों को भी नकारते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही। अरे आपके पास उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट उनको ईडी सीबीआई को आदेश करेगा, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन अब केवल बैलेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता ना कि एक आदमी को अगर एक आदमी का भ्रष्टाचार, एक आदमी भ्रष्टाचारी है तो बहुत उसको बहुत बैलेंस शुक्रिया बनाने के लिए। तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिबेट में आए। समय अब हमें इजाजत नहीं देता है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।